रानी लक्ष्मीबाई। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक वीर योद्धा की छवि आती है ना? लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? असलियत तो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज उनकी उस कहानी के पन्ने पलटते हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये शब्द देखिए, यहाँ वो महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। और जानते हैं ये किसने कहा? किसी दोस्त या सहयोगी ने नहीं, बल्कि उस ब्रिटिश कमांडर ने जिसे उन्हें हराने के लिए भेजा गया था। सोचिए, एक दुश्मन क्यों किसी के लिए ऐसे शब्द कहेगा? यही वो सवाल है जो हमें उनकी असलियत के करीब ले जाए। तो एक रानी आखिर एक विद्रोही नेता कैसे बनी? उनका ये सफर समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी के कुछ सबसे मुश्किल पलों में वापस जाना होगा। एक के बाद एक हुई ऐसी त्रासदियों की कहानी जिसने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उन्हें एक नामुमकिन सा फैसला लेना था। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। सिर्फ कुछ सालों का फासला है। पहले अपने 4 महीने के बेटे को खोया, फिर पति का साया सिर से उठ गया, और फिर जिस झांसी को वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी वो भी हाथ से निकल गया। एक के बाद एक इतने बड़े झटके, इसने उन्हें उस रास्ते पर ला खड़ा किया जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और झांसी को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ा ही कह सकते हैं शातिर राजनीतिक दांव खेला। इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सीधी सी बात ये थी कि अगर किसी राजा का अपना मतलब सगा बेटा नहीं है तो उसका राज अंग्रेजों का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो वारिस मानते ही नहीं थे, और इसी एक नियम का सहारा लेकर उन्होंने झांसी पर कब्जा करने का पूरा रास्ता बना लिया। तो अंग्रेजों ने उनसे उनका पद छीना, किला खाली करने को कहा और बदले में एक पेंशन की पेशकश की। पर उनका जवाब इतिहास बन गया। बस 4 शब्द, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान जंग था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ विद्रोह की नहीं है। असल में वो एक बहुत ही काबिल और दूर की सोचने वाली शासक थीं। मतलब उन्होंने सिर्फ हालात पर रिएक्ट नहीं किया, वो तो पहले से ही एक मजबूत राज्य की नींव रख रही थीं। और उनका काम करने का तरीका अपने समय से बहुत आगे था। जरा सोचिए, उस जमाने में उन्होंने महिलाओं की एक पूरी फौज खड़ी कर दी थी, अपनी एक अलग मिलिट्री रेजिमेंट। जब सूखा पड़ता था तो वो किसानों का टैक्स माफ कर देती थीं ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। न्याय व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाया। ये वो काम थे जो विद्रोह शुरू होने से बहुत पहले वो कर रही थीं। वो एक ऐसा राज्य बना रही थीं जो हर तरह से मजबूत और आगे की सोच वाला हो। और वो सिर्फ हुक्म देने वाली रानी नहीं थी, वो युद्ध की तकनीक को खुद समझती थीं। मतलब तोप कैसे चलानी है, कितना बारूद लगेगा, किस एंगल पर गोला दागना है, ये सारी बारीकियां वो अपने सैनिकों से भी बेहतर जानती थीं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक नाम की शासक नहीं बल्कि एक असली लीडर थी। तो उनकी इसी लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ मार्च 1858 में, जब एक बहुत बड़ी ब्रिटिश फौज झांसी में उठे विद्रोह को पूरी तरह कुचलने के इरादे से शहर के दरवाजे पर आ पहुंची। अंग्रेजों को लगा था कि ये कुछ दिनों की बात है, झांसी को जीतना बहुत आसान होगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। रानी के नेतृत्व में झांसी के मुट्ठी भर सिपाहियों ने हफ्तों तक उस विशाल सेना को रोके रखा, एक के बाद एक उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन आखिरकार अंग्रेज किले की दीवारें तोड़ने में कामयाब हो गए। अब तो हालात बिल्कुल बेकाबू और निराशाजनक थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रानी के पास अब भी एक आखिरी दांव बचा था, और वो दांव इतिहास के सबसे हैरत अंगेज किस्सों में से एक बनने वाला था। अब सवाल ये था, किला दुश्मन के कब्जे में जाने वाला है, चारों तरफ से घेराबंदी है, ऐसे में कोई अपने छोटे से बेटे के साथ वहां से कैसे निकल सकता है? अंग्रेजों को भी यही लगा कि अब रानी पूरी तरह फंस चुकी हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। कहानी कहती है कि उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने घोड़े पर किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। हो सकता है ये कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो और असल में वो गार्ड्स की मदद से रात के अंधेरे में निकली हो, लेकिन सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो दुश्मन के हाथ नहीं आई और विद्रोह को जिंदा रखने के लिए दूसरे नेताओं से जा मिली। झांसी से उनका निकलना लड़ाई का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उनकी जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे शानदार अध्याय की बस शुरुआत थी। 18 जून 1858 को लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गईं और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने अपने गुरु से सिर्फ एक चीज मांगी
कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ कभी न लगे। मतलब मौत के सामने भी उनका विद्रोह, उनकी लड़ाई जारी रही। वो चाहती थीं कि उनकी कहानी का अंत भी उनकी अपनी शर्तों पर हो। उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए 745, जी हाँ 745 बैरागी योद्धाओं ने अपनी जान दे दी। उन्होंने रानी की चिता के चारों ओर इंसानों की एक दीवार बना दी ताकि अंग्रेज वहां तक पहुंच ही न सकें। अपनी रानी के लिए ऐसा बलिदान शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो रानी की कहानी तो लड़ाई और बलिदान के साथ इतिहास में अमर हो गई। लेकिन उस छोटे से बच्चे का क्या हुआ? वो दामोदर राव जिसको लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी कहानी क्या थी? मां की मौत के बाद छोटा दामोदर राव कुछ वफादार लोगों के साथ जंगलों में भटकता रहा, गरीबी में दिन काटे। आखिरकार उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। उनकी जान तो बख्श दी गई, पर उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। वो राजकुमार जो एक दिन झांसी का राजा बनता, अब अंग्रेजों से मिलने वाली एक छोटी सी पेंशन पर जी रहा था। ये फर्क देखिए, एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई जो सिर्फ 30 साल की उम्र में लड़ते हुए शहीद हो गईं और हमेशा के लिए अमर हो गईं। दूसरी तरफ उनके बेटे दामोदर राव जो 56 साल तक जिए लेकिन गुमनामी में। एक माँ जो प्रतीक बन गई और एक बेटा जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। एक ही कहानी के दो कितने अलग अलग अंजाम। दामोदर राव को फोटोग्राफी का बहुत शौक हो गया था। सोचिए, एक राजकुमार जिसे राज करना था, वो अब तस्वीरें खींच रहा था, शायद अपने खोए हुए अतीत को तस्वीरों में कैद करने की कोशिश। 1906 में उनका निधन हो गया। उनकी जिंदगी 1857 की उस महान क्रांति की कहानी का एक खामोश लेकिन बहुत ही दर्द भरा आखिरी पन्ना है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक रानी का बलिदान और एक राजकुमार को मिली पेंशन, एक खोए हुए राज्य की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीत, हार और विरासत के असल में मायने क्या हैं।